दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। एक लड़की 95% मार्क से इंटर पास करती है। उसका सपना था कि वह अपनी शिक्षा को जारी रखे, लेकिन उसके घर वाले पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की। लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है। जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन पूरी होती है, उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। लड़की बहुत मायूस होती है और सोचती है कि अब उसके सपने शायद पूरे ना हों। फिर भी वह अपने माँ बाप के फैसले का सम्मान करते हुए शादी कर लेती है। जब ससुराल जाती है तो वह बहुत उम्मीद करती है कि मेरे ससुराल वाले और पति मेरा साथ देंगे, मेरे सपने को पूरा करने में सहयोग देंगे। लेकिन ससुराल में भी वही हुआ। उसके सास ससुर उसके सपनों को मार देना चाहते थे। जब वो लड़की पढ़ाई करती तो वह कहते कि पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी, करना तो तुम्हें घर का ही काम है, उसके लिए तो तुमने पढ़ाई कर लिया है, छोड़ दो अब पढ़ाई वढ़ाई। वह लड़की अपने लक्ष्य से जरा भी नहीं डगमगाती और अपनी पढ़ाई जारी रखती है। और जो घर में अनबन चल रही थी उसमें उसका पति भी उसका साथ नहीं दे पा रहा था और वो अपने माँ बाप से कुछ नहीं कह पाता था। तो लड़की बहुत मायूस और हताश हो जाती है। तब उसे लगा कि शायद मैं अब अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वह अब तलाक लेने का फैसला करती है और कोर्ट जाकर तलाक की अर्जी दाखिल कर देती है। फिर जुट जाती है अपनी पढ़ाई करने में और अपने लक्ष्य को पाने में। और एक दिन वह समय भी आता है और वह लड़की अपनी मंजिल पा लेती है। जिस कामयाबी के शिखर पर पहुंची, उसको पाने के लिए लोग वर्षों कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि वह मंजिल पा ही लेंगे या नहीं। अब आगे वीडियो में जानेंगे कि वो कहानी जो एक संघर्षशील महिला की है, जो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचती है, जहां से वह एक नई इबारत लिखती है। कलेक्टर ऑफिस में बहुत गहमागहमी थी और ऑफिस के सभी लोग कलेक्टर साहब के आने की तैयारी में लगे होते हैं। थोड़े समय के बाद जब 10 बजते हैं तो एक सफेद रंग की लंबी गाड़ी कलेक्टर के प्रांगण में आकर रुकती है और सभी कर्मचारी गाड़ी के पास दौड़ पड़ते हैं। बड़े बाबू दरवाजा खोलते हैं और फूलों का गुलदस्ता मैडम को देते हैं और उनके पीछे ऑफिस के सारे लोग स्वागत के लिए हाथों में गुलदस्ता लेकर खड़े थे। मैडम ऑर्गेंजा की नीली साड़ी पहने थी, आंखों पर चश्मा लगाकर, एक हाथ में घड़ी थी और दूसरे हाथ में एक डायरी थी। सुशील और सभ्य लग रही थी। वो गाड़ी से उतरकर सभी से गुलदस्ता स्वीकार करते हुए आगे ऑफिस की ओर चली जाती है। सबसे अंत में खड़े होते हैं रामचंद्र शर्मा। उनके हाथ से भी गुलदस्ता लेती हैं और एक नजर उनको देखा और आगे बढ़ जाती हैं। बड़े बाबू मैडम को उनकी ऑफिस में ले गए। वहां सभी कर्मचारी इकट्ठे हो गए और बड़े बाबू उनका एक एक करके उनके पद का परिचय देने लगे। दूसरी पंक्ति में खड़े थे रामचंद्र शर्मा, जो मैडम के ठीक सामने खड़े थे। लेकिन जैसे उनका नंबर आया तो लाइन के लास्ट में जाकर खड़े हो गए।
तब मैडम ने बड़े बाबू को कहा कि आप रहने दो, वो खुद अपना परिचय देंगे। फिर रामचंद्र शर्मा बोले कि मेरा नाम रामचंद्र शर्मा है और मैं इस ऑफिस में क्लर्क हूं। इतना कहकर वो झट से बाहर निकल जाते हैं। बड़े बाबू ने इस तरह से रामचंद्र को जाते देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा, और किसी को इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा। सभी लोग मैडम की आवभगत में लगे हुए थे और मैडम की सुंदरता की बड़ाई कर रहे थे और ऑफिस के काम की चर्चा कर रहे थे। वहीं एक तरफ टेबल पर मायूस और उदास सिर झुकाए बैठे थे रामचंद्र जी। बड़े बाबू ने रामचंद्र शर्मा के पास जाकर नाराजगी से कहा कि आपको कलेक्टर मैडम के ऑफिस से इस तरह से नहीं आना चाहिए था, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन रामचंद्र को जवाब नहीं देता, वो फाइल में नजर गड़ाए बस देख रहा था। बड़े बाबू फिर वहां से चले जाते हैं और अगले दिन रामचंद्र ऑफिस नहीं आते हैं। वो बड़े बाबू को फोन करके बता देते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। अब कलेक्टर मैडम को वहां ज्वाइन किए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था। इतने समय में सभी लोग मैडम के पास आ चुके थे और जो नहीं आया था उसे बुलवा चुकी थी। यानी कि मैडम सबका चेहरा देख चुकी थी, लेकिन सिर्फ रामचंद्र शर्मा ही ऐसा था जो मैडम के सामने नहीं आया। महीने भर ना तो मैडम ने उसे किसी काम से बुलाया और ना वो आए। वह अपने सहयोगी से मैडम के पास फाइल भेज देता और कहता कि जाओ मैडम से मेरा ये काम करा लाओ। इसी तरह समय बीतता गया। जब मैडम ऑफिस आती वह सभी से मिलती और गुड मॉर्निंग बोलती और चली जाती। मैडम की आदत सभी को अच्छी लगती थी, लेकिन रामचंद्र मैडम से नजर मिलाने से कतराता था। कई दिन तक मैडम ने जब उसे अपनी सीट पर नहीं देखा तो उन्होंने बड़े बाबू से पूछा कि रामचंद्र ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो बड़े बाबू ने कहा कि नहीं मैडम, वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तब मैडम ने बड़े बाबू से कहा, क्या उन्होंने अपने ना आने की आपको सूचना दी थी या कोई एप्लीकेशन दी थी? बड़े बाबू कहते हैं कि नहीं मैडम। मैडम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये तो ठीक नहीं है, वो अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। तो बड़े बाबू, आप उनका अता पता लगाओ कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। बड़े बाबू रामचंद्र शर्मा को फोन करते हैं और मैडम की नाराजगी के बारे में बताते हैं। तो अगले दिन रामचंद्र शर्मा ऑफिस आता है और मैडम के सामने उपस्थित होता है। मैडम गुस्से में बोल रही थी कि मिस्टर राम, ऑफिस के कुछ नियम कानून होते हैं, अगर आपको छुट्टी चाहिए ही थी तो आप एप्लीकेशन देकर सूचित कर देते और छुट्टी ले लेते। लेकिन इतना सुनकर रामचंद्र चुपचाप खड़े रहे। मैडम ने आप अपनी बात जारी रखी और कहा कि आपका घर नहीं है कि जब मर्जी आ गए और जब मर्जी चले गए। आइंदा याद रखना, दोबारा ऐसी गलती ना हो, वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। रामचंद्र इतना सुनकर जवाब दे देता है कि मेरी जवाबदेही सरकार के प्रति है, मैं किसी का व्यक्तिगत गुलाम नहीं हूं। हमारी छुट्टी बाकी थी तो मैंने ले ली। इतना कहकर वो मैडम के केबिन से निकल जाता है और उसको जाते हुए देख रही थी मैडम कि वो बहुत गुस्से में था। मैडम ने बड़े बाबू को आपस में बुलाया और रामचंद्र के बारे में पूछताछ करती है। तो बड़े बाबू ने बताया कि इनकी 2 साल पहले यहाँ पोस्टिंग हुई। जब से मैं इनको खामोश ही देखता हूँ, ना तो यहाँ इनकी किसी से दुश्मनी है और ना किसी से खास दोस्ती है। वो हमेशा परेशानियों में ही घिरे रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। अब मैडम यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं। मैडम की ख्याति सारे जिले में हो रही थी।
कलेक्टर ऑफिस से लेकर जनता जनार्दन तक के बीच में मैडम काफी लोकप्रियता को प्राप्त हो गई थी। कलेक्टर ऑफिस के एक सीनियर ऑफिसर होते हैं मिस्टर वर्मा। टेंडर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, सारी फाइलें उन्हीं की टेबल से गुजरती हैं और हर टेंडर में वर्मा जी का कमीशन फिक्स होता है और इस ऊपर की कमाई में ऊपर तक के सभी अधिकारियों का शेयर होता है। चर्चा तो यहां तक थी कि इनसे जो कलेक्टर थे मैडम से पहले, उनका भी शेयर फिक्स रहा करता था। ये सब जानकारी धीरे धीरे ऑफिस से मिल रही थी। तब मैडम जी ने वर्मा जी पर नकेल कसना शुरू कर दिया। जब वर्मा जी को पता चला कि मैडम मेरे ऊपर नकेल कस रही हैं, तो वर्मा जी मैडम के खिलाफ ऑफिस में ही बोलने लगा और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। एक दिन मैडम ने किसी टेंडर को पास नहीं किया तो वर्मा बहुत नाराज हो गया और ऑफिस में ही मैडम के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगा और रामचंद्र उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। लेकिन वर्मा लगातार बेलगाम होकर बोले ही जा रहा था। तब रामचंद्र जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वर्मा जी से उलझ गया और फिर हाथापाई तक बात आ गई। ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया। स्टाफ सब एक दूसरे को छुड़ाने लगे और शोर सुनकर मैडम भी अपने केबिन से बाहर आ गई। तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ। फिर मैडम अपने केबिन में चली गई और बड़े बाबू से पूछा कि आखिर बात क्या थी। सारे स्टाफ में यह भी चर्चा होने लगी थी कि मैडम की बुराई करने पर रामचंद्र आखिर वर्मा से क्यों अब उलझ गया, आखिर क्या बात है। तो बड़े बाबू को जब मैडम ने पूछा तो बड़े बाबू ने बताया कि वर्मा आपके खिलाफ बोल रहा था, तो रामचंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ और झगड़ा हो गया। फिर बड़े बाबू के द्वारा रामचंद्र को अपने केबिन में बुलाती हैं और पूछती हैं, आप ये क्या कर रहे थे, ये सरकारी कार्यालय है, ये आपका घर नहीं है और न सड़क है कि जब जो जी चाहे कर लो। इस तरह से लड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। रामचंद्र फिर सिर झुकाए बोल रहा था कि आपके खिलाफ बहुत देर हो गई थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार आपकी बुराई किए जा रहा था। मैडम बोली, वो मेरी बुराई कर रहा था ना, आपकी तो नहीं कर रहा था। मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करती, आपको लड़ने की क्या जरूरत थी। आपको मेरे लिए लड़ने का अधिकार किसने दिया। लेकिन रामचंद्र चुपचाप नीचे सिर करके खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। तो मैडम नाराज होकर ऊंची आवाज में रामचंद्र से बोली कि तुम बोलते क्यों नहीं हो। तब रामचंद्र गुस्से में सिर ऊपर करके मैडम की तरफ देखते हुए, मैडम भी थोड़ा नर्वस हो जाती हैं, फिर बोला कि मैं अलग हो गया हूं तो क्या हुआ, तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतना बोलकर रामचंद्र मैडम के केबिन से निकल जाता है और मैडम उसको बाहर जाते हुए देखती रही और मैडम के चेहरे पर कई तरह के भाव आ रहे थे और जा रहे थे। मैडम की आंखें डगमगा जाती हैं। वो झट से रूमाल निकालकर आंसुओं को पोंछ लेती है। इसके बाद भी कलेक्टर मैडम और रामचंद्र के बीच दूरी बरकरार रही। वर्मा और रामचंद्र का झगड़ा हुआ था, वो भी अब शांत हो गया था। अब रामचंद्र समय पर ऑफिस आता और समय पर घर जाता। ऑफिस अब सब सामान्य चल रहा था। फिर अचानक फोन आ जाता है कि कलेक्टर मैडम के पास कि आपके ऑफिस में कैबिनेट मंत्री का दरबार लगने वाला है। मैडम अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत देती हैं कि पूरी तैयारी की जाए और कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। तो जिस दिन मंत्री जी को आना था, सारा स्टाफ समय से पहले आ गया, लेकिन रामचंद्र का कोई अता पता नहीं था। मैडम बार बार उन्हें ढूंढ रही थी। जब वो कहीं दिखाई नहीं दिए तो मैडम ने बड़े बाबू को बोला कि पता करो वो क्यों नहीं आए।
बड़े बाबू फोन करके पता करते हैं तो पता चलता है कि कल घर जाते समय कुछ बदमाशों ने उन पर कातिलाना हमला कर दिया था। उनके बहुत चोट आई है और वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं। जैसे ही इस घटना के बारे में मैडम को बताते हैं वैसे ही उनके चेहरे पर रंग उतर जाता है। वो नर्वस हो जाती हैं। मैडम के चेहरे को देखकर बड़े बाबू की अचरज में पड़ जाते हैं। रामचंद्र के घायल होने की बात सुनकर मैडम का चेहरा क्यों उतर गया। और मैडम फिर बड़े बाबू से कहती हैं कि आप यहां देख लीजिए, सब ठीक होना चाहिए, मुझे जाना बहुत जरूरी है। तो बड़े बाबू बड़े आश्चर्य में आ जाते हैं और मैडम को बोलते हैं कि मैं रामचंद्र को देखने के लिए किसी कर्मचारी को भेज देता हूं। मंत्री जी आएंगे तो आपको यहां न देखकर नाराज हो जाएंगे। आपका यहां रहना बहुत जरूरी है, आप मत जाइए। लेकिन मैडम जल्दी जल्दी अपना बैग उठाकर गाड़ी की तरफ जाते हुए बोलती हैं कि ड्राइवर चलो। और बड़े बाबू से बोलती हैं कि मुझे मंत्री जी से भी जरूरी है अस्पताल जाना। और झट से गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं। मैडम इस तरह जाना बड़े बाबू को और स्टाफ को बहुत आश्चर्यजनक लग रहा था। कलेक्टर मैडम के अचानक अस्पताल में पहुंचने से सारे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मैडम लिफ्ट से जाना चाहती थी लेकिन लिफ्ट ऊपर थी तो उन्होंने इंतजार नहीं किया और सीढ़ियों से ही जल्दी और जाकर आईसीयू वार्ड में पहुंच गई। मैडम को इस तरह आते देख डॉक्टर भी सकते में आ गए और सभी डॉक्टर मैडम के पीछे पीछे दौड़े। जब मैडम ने आईसीयू में देखा तो रामचंद्र अब भी बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसे इस तरह से देखकर मैडम की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन मैडम अपने आंसुओं को इतनी सफाई से छुपा लेती हैं कि किसी को पता नहीं चलता। फिर वहां उपस्थित डॉक्टरों श्री रामचंद्र के बारे में पूछती हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अब उनकी हालत स्थिर है, खतरे से बाहर है। तो मैडम डॉक्टरों को सख्त हिदायत देती हैं कि कोई लापरवाही इलाज में नहीं होनी चाहिए। और जब तक मैडम वहां रहीं उनका फोन लगातार बजता रहा। उन्होंने फोन नहीं उठाया और जैसे ही रामचंद्र को देखकर वह आईसीयू वार्ड से बाहर निकली तो उन्होंने फोन उठाया। तो बड़े बाबू ने बताया कि अब मंत्री जी नाराज होकर जा चुके हैं। मैडम वापस अपने ऑफिस में आती हैं तो बड़े बाबू ने पूछा कि आप इस तरह से क्यों चली गई। मैडम इसका कोई जवाब नहीं देती और एक हफ्ते बाद रामचंद्र की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। वह घर पर आकर आराम करने लगे हैं। उस दिन के बाद मैडम अस्पताल में तो नहीं गई लेकिन बड़े बाबू के माध्यम से उनका बराबर हाल चाल लेती रही। 15 दिन बीत गए, छुट्टी का दिन था। तो मैडम अपने ड्राइवर से कहती हैं चलो मुझे रामचंद्र को देखने चलना है। आज तो वैसे भी ऑफिस की छुट्टी है, साथ में सुरक्षा गार्ड की भी गाड़ियां होती हैं। सब लोग रामचंद्र के घर पर पहुंच जाते हैं। तब मैडम देखती हैं कि रामचंद्र एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और पूरे शरीर पर उनके पट्टियां लगी हुई हैं। साथ ही देखती हैं कि रामचंद्र पास के रखी टेबल से अपनी दवाई और पानी नहीं ले पाते हैं और उसे लेने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बहुत कठिनाई हो रही है। दर्द के मारे रामचंद्र से रहा नहीं जा रहा था। लेकिन अचानक दरवाजे पर मैडम को खड़ी देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। मैडम सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर को बाहर ही रोक देती हैं और अंदर कमरे में दाखिल हो जाती है और टेबल से दवा और पानी का गिलास लेकर रामचंद्र को देती है। रामचंद्र कुछ नहीं बोलता, गिलास और दवाई लेकर खा लेता है और बोलता है आपको यहां इस तरह नहीं आना चाहिए था। आखिर ऑफिस के लोग तरह तरह की बात करेंगे तो क्या जवाब देंगे हम।
तो मैडम कहती हैं कि यही बात तुम्हें उसी दिन सोचनी चाहिए थी जब तुम वर्मा जी से मेरे लिए उलझ पड़े थे। रामचंद्र चुप रह जाता है और दोनों कुछ बात करना चाह रहे हैं लेकिन बात नहीं कर पाते। पास में एक कुर्सी रखी होती है और मैडम उस पर बैठ जाती हैं और कुछ देर के बाद कहती हैं कि यहां पर अकेले ही रहते हो? तब वो आंख झपकते हुए कहता है, हां, मैं अकेला ही रहता हूं। तो मैडम कहती हैं कि कमरे की क्या दशा बना रखी है, चारों तरफ कचरा कचरा बिखेर रखा है, अकेले ही क्यों रहते हो? यहां पर बीवी बच्चों के साथ में क्यों नहीं रखते? उन्हें भी छोड़ दिया है क्या? तो रामचंद्र चुप रहता है। तो मैडम फिर बोलती हैं कि बीवी बच्चों के साथ रहते हो तो कमरे का ये हाल तो नहीं रहता, बना बनाया खाना मिलता। तभी रामचंद्र बोल पड़ता है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। तो मैडम कहती हैं कि आखिर क्यों नहीं की शादी? तब रामचंद्र जवाब देता है कि आपने भी तो शादी नहीं किया है। तब मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपना सिर नीचे कर लेती हैं। रामचंद्र ने मैडम को की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें घर से तो निकाल दिया पर दिल से नहीं निकाल पाया। बहुत याद आती है तुम्हारी। फिर कलेक्टर मैडम भी कहती हैं कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। और रामचंद्र के आंसू पोंछते हुए कहती हैं कि पापा ने तो मुझे बहुत जोर दिया था कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगे, जरूर कद्र करोगे, इसलिए मैंने भी शादी नहीं की। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं, अपने आंसुओं को पोंछने लगते हैं और आंसुओं को पोंछते पोंछते कहा, हम दोनों ने अपनी नादानियों की वजह से कितना समय बर्बाद कर दिया, मुझे क्षमा कर देना निशा। तब मैडम बोली, आपके ऊपर वर्मा ने ही हमला करवाया था, मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है और पुलिस में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी है। तब रामचंद्र ने कहा कि ये तो आपको नहीं करना चाहिए था, अब तो हमारे तुम्हारे रिश्ते का ज्यादा ही बात का बतंगड़ बन जाएगा लोगों के द्वारा। तो मैडम बोली कि यही बात तुम्हें 5 वर्ष पहले सोचनी चाहिए थी, तुम आज दोनों आज साथ साथ होते। उस समय तो आपने नहीं सोचा। रामचंद्र ने कहा कि मैंने तो बहुत किया, तुम्हारी भलाई के लिए ही किया, मैं तुम्हारी शिक्षा के खिलाफ कभी भी नहीं था। मैं आपको तो समझा सकता था, लेकिन अपने माँ बाप को अपने हिसाब से चलने को कैसे कहता? तो मैडम बोली, मैंने क्या मांगा था उनसे? मैंने तो इतना कहा था कि मेरी पढ़ाई जारी रहने दो, मेरी पढ़ाई मत छुड़ाओ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कुछ करना चाहती हूँ मैं। लेकिन वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी घरेलू महिलाओं की तरह रहूं, और आप भी तो मेरे खिलाफ ही थे। तब रामचंद्र कहते हैं कि मैं तुम्हारी शिक्षा के खिलाफ कभी भी नहीं था, लेकिन मैं रोज रोज की खींचतान और झगड़े से तंग आ चुका था। फिर क्या करता? न तुम्हें समझा पा रहा था न अपने माता पिता को। आखिर में कुछ कर भी तो नहीं सकता था, लेकिन इसका रास्ता यह भी था कि तलाक ही किया जाए। मैडम फिर बोली कि तुमने मुझे मायके जाने पर मजबूर कर दिया था, जब उस टाइम तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। रामचंद्र ने कहा कि अच्छा हुआ कि तुम्हारे भेजे तलाकनामे पर मैंने सिग्नेचर ही नहीं किया, वरना पापा तो कह रहे थे कि सिग्नेचर कर दो और रिश्ते से मुक्ति पा जाओ। लेकिन ये सब मुझे मंजूर नहीं था। देखो, आज मेरी किस्मत और मेहनत रंग लाई और मेरे सारे सपने साकार हुए। मैडम ने कहा। इतना सुनने के बाद रामचंद्र की आंखों से आंसू निकलने लगे और मैडम के दोनों हाथ पकड़कर क्षमा मांगता है कि निशा,
हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हें समझ नहीं सका। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मुझे बाद में एहसास हुआ। ये भी बहुत अच्छा किया कि तलाक के पेपर पर सिग्नेचर नहीं किए, नहीं तो बहुत बड़े पाप का भागी बनता। फिर दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। कुछ देर बाद मैडम कमरे से बाहर निकलती हैं और सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर से कहती हैं कि आज तुम घर जाओ, मैं कल सुबह ऑफिस में मिलूंगी। मैडम के मुंह से ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित थे और वहां से चले गए। और मैडम कमरा अंदर से बंद करके सारे गिले शिकवे मिटवाकर और दोनों एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और एक बढ़िया सा कमेंट लिख दें।